सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में बात करेंगे वसाइल से मालामाल मगर बदअमनी से बुरी तरह जकड़ा हुआ बलूचिस्तान की। एक बार फिर हम देख रहे हैं ये दहशतगर्दी की लपेट में है। वजारत दाखिला बलूचिस्तान की जो हालिया रिपोर्ट है उसके अगर अदाद शुमार हम आपके सामने रखें तो आप भी तशवीश में मुब्तला हो जाएंगे। अगर इस साल के सिर्फ पहले 6 माह की हम बात करते हैं तो 501 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जिनमें 257 अफराद की जान चली गई और 492 जख्मी हुए। सिर्फ आबादकारों को निशाना बनाने के 14 वाक़यात में 52 अफराद मारे गए। ये वाक़यात गुज़श्ता साल के मुकाबले में 100% ज़्यादा हैं। इन हमलों में बसों को निशाना बनाने के ताज़ा वाक़यात ने खौफ व हरास की फ़ज़ा मज़ीद गहरी कर दी है, जहाँ बेगुनाह मुसाफिरों को शनाख्त के बाद गोलियों का निशाना बनाया गया। इन खूनी वारदातों के पीछे फितनतुल हिंदुस्तान की कारस्तानियाँ भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, जो बलूचिस्तान के अमन पर हमेशा वार करता रहा है। तो फिर सवाल ये कि बलूचिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी के वाक़यात का आखिर हल है क्या? इस पे कौन सा कोई फार्मूला या कौन सा कोई कुलिया ऐसा निकाला जाए कि इन मामलात का हल निकाला जा सकता है? इसी पर प्रोग्राम पर बात करने के लिए इस टॉपिक पर एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं। उनके साथ ज़ुबैर जमाली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर बलूचिस्तान रहे हैं। आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। ज़ुबैर साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगी। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो तो वहाँ पर जो भारतीय दरअंदाजी की जा रही है, वहाँ की जो भारतीय प्रॉक्सीज हैं वो तो एक्टिव हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट लड़ा जा रहा है। आर्म्ड फोर्सेस उनका मुकाबला भी कर रही हैं दहशतगर्दी को मिटाने के लिए। लेकिन सियासी और अवामी जो रोल है उस सतह पर हमें क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है कि ख़ास तौर पर वो माइंड सेट जो पढ़े लिखे वहाँ के नौजवान हैं उनको दूर रखा जा सके इन प्रॉक्सीज का हिस्सा बनने से? कहाँ पर आप कमियां कोताहियां देख रहे हैं, लूप होल्स हैं जिनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है फौरी तौर पर? सिक्योरिटी फोर्सेस तो नबर्द आजमा है फितनतुल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। वो सारा हो गया, वो नैरेटिव हमारे पास है। हम आवाम और हम सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी जितने भी हुकूमती इदारे, हम सब एक पेज पे। लेकिन क्या वजह है कि ये कुछ भी नहीं बन पा रहा? दिन बद से बदतरीन होते जा रहे हैं हालात। इसकी कुछ वजूहत है और वजूहत यही है कि जो हमारा वैक्यूम बना है सियासी और ब्यूरोक्रेसी लेवल पे, वो बहुत ही वीक है। अगर मैं कहता चलूँ कि आपकी जो इधर के कैबिनेट है, आपके हुक्मरान हैं, वज़ीर आला साहब और उनकी जितने भी कैबिनेट में और मिनिस्टर्स हैं, MPA साहिबान हैं, उनको अपने अपने हलके में जाना चाहिए, अपनी जगह पे देखें, लोगों से इंटरकनेक्टेड हो कि क्या वजूहात हैं, क्या हो रहा है। आया कि तालीम की फुकदान है, आपके पास बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, क्या क्या चीज़ें। इन मराइल से गुज़श्ता 7 दहाइयों से हम यही बात कहते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान लाजिम मलजूम है पाकिस्तान के लिए, और अमन व अमान के साथ बलूचिस्तान लाजिम मलजूम है। लेकिन क्या वजह है कि ये जो कुछ हो रहा है वो यही है कि जो गैप हमें हो गया है सियासी ताकतों का और हमारी आवाम का, तो बीच में वैक्यूम होता जा रहा है। ये बहुत ही ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि हकीकत पसंदाना आपको चाहिए कि जो भी आपके हल्के के नुमाइंदगान हैं, चाहे वो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ज़िला के डिप्टी कमिश्नर से लेके असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और नीचे आपके पटवारियों तक, या आपका जो सिस्टम है, वज़ीर आपके हो गए, आपके मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, आपके मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, होते हुए आपके लोकल गवर्नमेंट के जो यूनियन काउंसिल के आपके मेंबर्स हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस जो है ये फिर डेवलप करना चाहिए। और उसके डेवलप करने के लिए यही है कि आपको फुल सपोर्ट हो हुकूमत की तरफ से, ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो काम है वो तो नंबर आजमा रहेंगे जो भी अगर स्टेट के या हुकूमत के खिलाफ जाएगा। लेकिन जो वो लोग हैं, जो हमारी आवाम है, जिनके पास अभी तक जो बुनियादी सहूलियात नहीं है, उनको कौन एड्रेस करेगा? उनको यही एड्रेस करना है। अगर मैं कहता चलूँ कि अभी हालिया जो PSDP है, तो अभी प्रोविंशियल तौर पर बजट पे हुई है, इसके बाद जो आपने काम एग्जीक्यूशन करना है उसमें आपने पूरा फोकस करें कि ईमानदारी से और फ्री ऑप्शन, विदाउट एनी कमीशन, विदाउट परसेंटेजेस काम हो, तो फिर जाके कोई बात होगी। क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस हो चुकी कि एक एक चीज़ आपके सोशल मीडिया पे भी
और लोगों को भी पता चल रहा है। तो अवेयरनेस का मतलब यही है कि आप सारा काम बिल्कुल मेहनत के साथ, जांफिशानी के साथ करें और बिल्कुल विदाउट एनी करप्शन करें। बिल्कुल ठीक। एहतशाम साहब, अब जो इन्होंने बात की है ज़ुबैर साहब ने कि पहले हुकूमतों की जानिब से तो ये एक जो खला हमने देखा कि अवाम और सियासी जो क़ुव्वतें हैं उनके दरमियान पैदा हो गया, वहाँ से जो कमियाँ कोताही हुई, अब मौजूदा हुकूमत के किरदार पर भी हम देखते हैं कि उंगली उठती है कि भाई वो बेअमनी या बदन अमनी को ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के किरदार पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन सियासी जमातें ख़ास तौर पर जो हुकूमत में हैं वो इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं फौरी तौर पर? देखिए हम ना 2-3 चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं कि बुनियादी नोयत की हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं जमाली साहब कि हम 7 डेकेड से हमें दहशतगर्दी का सामना है, हालत जंग में है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी जो सूरत हाल हमारे ख़िलाफ़ होती चली जा रही है। देखिए बलूचिस्तान कितना बड़ा है, हमने 44% पाकिस्तान का है, 8 उसके डिवीज़न है, 37 उसके अजला हैं, 1.25 करोड़ की उसकी आबादी है। इसके बावजूद हम देख पा रहे हैं कि मामलात हमारे ठीक नहीं हो रहे, दहशत गर्दी का नासूर ख़त्म नहीं हो रहा, BLA, मजीद ग्रेड, BLF और बहुत सारी। और आपने जिक्र किया एक मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर की एक रिपोर्ट का, तो हमने एक और रिपोर्ट का भी बड़ा चर्चा है आजकल। वो ये है कि जो अफ़गान हुकूमत के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं वो पाकिस्तान के हाथ चढ़े हैं, जो मोहसिन नकवी साहब लेके गए हैं। अभी अगले दिन आपने देखा अफ़गानिस्तान गए हुए थे, जलालुद्दीन हक्कानी से उनकी मुलाकात हुई, अहम लीडर हैं अफ़गान गवर्नमेंट में। उसमें लीक्स डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि किस तरीके से 40 के करीब जो है ना वो अफ़गान नेशनल को भर्ती किया कि इन्होंने, ये आपके TTP वालों ने, और उनको पैसा दिया हिंदुस्तान ने। वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए आए, उनको सबको मार दिया गया, मारे गए, जहन्नम वासिल जहन्नम हुए। फिर 400 लोगों को और भर्ती किया गया और वो मुख्तलिफ़ जगहों पे वो पाए गए, कुछ पकड़े गए, कुछ मारे गए। तो ये डॉक्यूमेंट दिखाए गए उनको, वो कहा जाता है जो इतलात हैं कि बिल्कुल वो खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। इतना कहा कि जी विल गेट बैक टू यू, हम आपके बताएंगे कि इसका क्या करना है। देखिए हम तो चुमुखी लड़ाई हमारी जो है ना हम लड़ रहे हैं। एक तरफ तो बिल्कुल सही बात है कि MPA जो है या वो कोयटा में नज़र आते हैं बलूचिस्तान के, या इस्लामाबाद में नज़र आते हैं, जो उनका रोल अब बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। दूसरा बड़ा मसला जो है ना वो नहीं हल हो रहा, जो एक मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी की जंग के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये A और B जो एरियाज़ की जो बहस है ना, देखिए मुशर्रफ के ज़माने में सारे A एरियाज़ कर दिए गए थे। अब ना A एरियाज़ बलूचिस्तान में वो हैं जिसको पुलिस कंट्रोल करती है, B एरियाज़ वो हैं जिनको लेवीज़ कंट्रोल करती हैं। और लेवीज़ में जो कहा जाता है कि जो भर्तियाँ हैं वो सरदारों के हाथ में, इलाक़ों का सरदार अहम होता है। भले डिप्टी कमिश्नर जो है ना उसको फॉर्मली बना के देता है, लेकिन कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो जो सरदार कहता है वैसे ही होता है। अपने इलाके में कहा जाता है कि वो स्कूल कॉलेज नहीं खोलने देते, वो कहते हैं कि जी किसी और इलाके में जाके आप ये काम करें, हम नहीं करने देंगे। तो ये फ्यूडल सिस्टम है, ये भी एक नासूर है। जब तक ये नहीं टूटेगा, इसमें ज़ाहिर है हमारी पॉलिटिकल क्लास का भी बड़ा हाथ है, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं, सियासी लोग हैं, उनका भी एक बड़ा रोल है। अब देखें ना, बावजूद कोशिश कि हम ये निज़ाम हिंदुस्तान ने, आप देखना फौरी तौर पे ये जागीरदारी निज़ाम ख़त्म हो गया था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलहदा हुए थे। 1954 में बांग्लादेश में सरदारी निज़ाम ख़त्म हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ आज तक ये चल रहा है, ये जिसकी वजह से हमारी मुश्किलात हैं। हुकूमत की गवर्नमेंट के रेट बनने का नाम ही नहीं ले रही। तो अब सवाल इस वक्त ये है, मेरा ख्याल है मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है, जो जमाली साहब केयर टेकर गवर्नमेंट में रहे, इन्होंने कुछ बातें बताई हैं, कुछ बातें मैं इनसे पूछ लेता हूँ एक दो सवालों की सूरत में। इस वक्त सूरत हाल जो है ना जी, वो जिस तरीके से BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, जमाली साहब और बाकी लोग हैं, जिस तरह आप देख लें मारंग बलोच भी, वो भी एक कहते हैं कि हिंदुस्तान की एक प्रॉक्सी है, जिस तरह उसको सपोर्ट मिलती है। यहाँ पे लोग पंजाबी मारे जाते हैं, कभी कंडेम नहीं करती, और जाफ़र एक्सप्रेस में जो लोग मारे जाते हैं उनको कहती है कि हम इनकी लाशें हमें दी जाएँ, उनको ओन भी कर रही होती है। तो सवाल मेरा ये है कि मारंग बलोच जैसे लोग, इस तरह के और लोग जो पढ़े लिखे लोग इस तरह शामिल हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो आप समझते हैं कि हुकूमत जो कुछ कर रही है वो काफ़ी है, या MPS का रोल बड़ा बनता है कि वो उन्हें चाहिए कि अपने अपने इलाकों में जाएं और इस काम में आगे लेके जाए मामलात को? जी ज़ुबैर साहब। जी बहुत अच्छा सवाल किया भाई। देखिए इसके क्या अवामिल हैं कि ये जो आपने बात की डॉक्टर मारंग साहिबा और जो भी अभी असीर हैं इधर ही पुलिस स्टेशनों में, थानों में, जेलों में, उसकी कुछ वजूहात हैं। वजूहात वही है तो आपने बता दी, ये सियासी जो है हमारा वैक्यूम इतना बड़ा हो चुका है, हमें किसी ना किसी तरह इन सब लोगों को, लेकिन हकीकत पसंदाना हो कि हमने सोचना है कि ये जो दाइयाँ गुजर गई, जो गुजर गई, पास जो है तारीख जो हमने उसे सीखना है, इन सब को बलूचिस्तानी लोगों को हमने कौमी धारे में लाना है। देखें
आपका प्रैक्टिकली आप सोचें, अगर फ़ौज जो है, मेरा खुद ताल्लुक क्योंकि पास्ट का फ़ौज से ही है, तो प्रैक्टिकली आप सोचें जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपना काम करेंगी और उनको वो जो नैरेटिव है उन्होंने बिल्डअप किया हुआ है, उनसे हम सारे एक साथ हैं, वो लड़ रहे हैं, फितनतुल हिंदुस्तान हो गया। लेकिन क्या अवामिल हैं जो हमारे जो मासूम लोग, हमारे ख़वातीन, बच्चे उस तरफ क्यों माइल हो रहे हैं? यही वजूहात है कि बुनियादी सहूलियात से हम बहुत पीछे हैं। हमारा आम कॉमनर जो है बलूचिस्तान का, अगर पंजाब जाता है, खैबर पख्तूनख्वा जाता है, इवन सिंध भी जाते हैं, सारे देखिए इंटर प्रोविंशियल साथ हैं, हम पाकिस्तानी हैं, उनको ये एहसास होता है कि हम बहुत पीछे हैं। ये जमाली साहब, ये कहा जाता है कि 12 इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं बलूचिस्तान में। इवन कहा जाता है कि UAE, सऊदी अरब की एजेंसीज भी वहाँ काम कर रही होती। उसकी वजह यही बताई जाती है कि बलूचिस्तान जो कहते हैं इतना रिच है मिनरल्स के हवाले से, $10 के गोल्ड, कॉपर और पता नहीं क्या का मेटल वहाँ पे हैं। वो कहते हैं कि उनको चाय निकालने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मिलेगा तो ये मुल्क जो है ना वो तरक्की याफ्ता हो जाएगा, लोगों की मुश्किलात कम होंगी। एक ये है, और दूसरा ये बात जो 10 जुलाई को जो हमना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा गया था कि ये डिसाइसिव एक्शन लिया जाएगा तमाम टेररिस्ट के ख़िलाफ़, और ये अजीत डोभाल को कहा गया था कि ये आर्किटेक्ट ऑफ टेररिज्म है, हमारे जो DG ISPR ने कहा था। तो दोनों चीज़ें हैं कि ये एक्शन कितना तेज़ डिसाइसिव होगा, और दूसरा ये जो बात वहाँ पे अभी बात हो रही है, 210 अरब रुपया डेवलपमेंट के लिए भी रखा गया है वहाँ पे, लेकिन हम देख रहे हैं उसके समरात आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे। जी ज़ुबैर साहब, तो दो बातें अभी जो इन्होंने बताया, जो एंटी टेररिज्म जो है, कल भी जो है बहुत सा ठीक ठाक एक्शन हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस का, नोशी के इलाके में, दूसरे में। मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी आवाम जो है, PSDP में सिस्टम नहीं, अलहदा आपका फंड्स नहीं आ रहे, आपके सही प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये वो चीज़ें हैं, ये वो अवामिल हैं कि जो हेट्रेड का सबब बन रही हैं। हमारा आम बलूचिस्तानी जो इस वजह से पीछे जा रहा है, नो डाउट सारी दुनिया प्रॉक्सीज चल रही हैं, सबकी हमारी मादनियात पे नज़रें जुड़ी हुई हैं, लेकिन क्या वजह है? यही वजह है कि हमने इन सब लोगों को साथ करना है। अगर हम यही कहते रहे, सॉरी टू से गलत लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ढोल पीटते रहे कि जी हम वो दुश्मन है, नो डाउट हर इंसान जो है उससे अपना पहली प्रायोरिटी उसकी अपना घर है, अपना वतन है, अपनी ज़मीन है, अपना सॉइल है। लेकिन जब बात इसे बढ़ जाती है तो जाहिर है बाकी अवामिल आपके पास आएंगे। पहली चीज़ हमने होनी है कि अपनी सिंसियर रहे अपने साथ, अपने दिल के साथ, अपनी ज़मीन के साथ, अपने वतन के साथ, वो चीज़ें हम लैग कर रहे हैं। तो ये वक्त ये कि एजुकेट करें। मैं फिर से उसी बात पे आऊंगा कि सिक्योरिटी फोर्स यानी वहाँ के लोगों को आप ये समझते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है वो इतना शेक हो चुका है कि वो अभी मानने को तैयार नहीं कि वो इस तरह की कोई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप समझते हैं जुबानी कलामी तक? नो डाउट जी, नो डाउट है। इसके लिए ये कि आपने CPM करनी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करनी, और उसके थ्रू ये लोकल जो आपके पॉलिटिकल सही सिंसियर और आपके जो सही लीडरशिप है उसको आगे लाना होगा। वरना कि अगर हम लेट्स बी प्रैक्टिकल और लेट्स बी फेसिंग द रियलिटी, अगर हम ऐसे आके मैं बलूचिस्तान को और मैं जाके पंजाब में कैंडिडेट बन के उधर आ जाता हूँ, या मैं कोयटा का हूँ और अपने ज़िला उस्ताबाद या जाफराबाद से नहीं आता, इधर से आता हूँ, तो चीज़ें जो है फेजिटली आपका टाइम तो गुजर जाएगा, टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकेगा, लेकिन हम और ज़्यादा रिवर्स में चले जाएंगे। जो डेवलपमेंट है या डेवलप्ड कंट्रीज़ की रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। नो डाउट आपने अभी पास्ट में देखा, अल्लाह ने हमारी मदद की और चाइनीज सपोर्ट से हमने अपना कॉन्फिडेंस फॉर द आर्मी, फॉर द फोर्सेस हमने बिल्डअप किया, लेकिन बाकी चीज़ें हम बहुत पीछे। इकोनॉमिक जब तक तरक्की नहीं होगी हम बहुत पीछे होंगे, और उसके लिए अमन और शांति वाला बलूचिस्तान बहुत लाजिम मलजूम है पाकिस्तान के लिए, और वाइस वर्सा है। पाकिस्तान उनकी महरूमियों को एड्रेस करने की जरूरत है, सारे पाकिस्तान एक दूसरे के लिए। बिल्कुल ठीक है, ताकि ये जो दहशतगर्दी की अफरीत है इसको मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा हो सके। थैंक यू सो मच ज़ुबैर जमाली साहब मौजूद थे, शाम साहब साथ ही रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं नाजरीन। मुल्क की अहम कारोबारी शख्सियात ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात की है, जिसमें उन्हें मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए तफसीली ब्रीफिंग दी गई। साबिक निगरां वज़ीर गौहर एजाज की सरबराही में होने वाली मुलाकात में एप्टमा के चेयरमैन, लाहौर चैम्बर और FPCCI के रहनुमा शरीक हुए। वफ्द ने मुआशी इस्लाहात, कारोबारी आसानियों और बजट में किए गए वादों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया
और शरह सूद में कमी, कपास के शोबे को तहफ़्फ़ुज़ और बरामदात के फ़रोग़ जैसे अहम निकात वहाँ पर उठाए गए। इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि कारोबारी अफराद वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना से मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन इस बार कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, कितने होपफुल हैं इन मुलाकातों को लेकर, इसी हवाले से बात करने के लिए इत्तेशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है कामरान अरशद साहब ने चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन एप्टमा के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच कामरान साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये जो कल फील्ड मार्शल के साथ जो आप लोगों की मुलाकात हुई है, इसमें ख़ास तौर पे एप्टमा की जानिब से किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो रेज़ किए गए हैं, और साथ ही साथ ये कहिएगा कि इससे पहले भी बिज़नेस मैन जो तबका है ये SIFC में भी इनकी शिरकत रही है, वहाँ पे भी इनके मुलाकातें रही हैं, और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म से भी कई मुलाकातें रही हैं, तो वो आप समझते हैं कि वो नतीजा खेज़ रही थी, और इस बार आप कितने होपफुल हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं समझता हूँ कि हमारी जो कल शाम की मुलाकात थी फील्ड मार्शल साहब से, वो बड़ी मुस्बत और बड़ी फ्रूटफुल रही, और हमने उन्हें बावर करवाया कि इस वक्त बजट के बाद, बजट 2025 के बाद मुल्क में जो बिजनेस इन्वायरमेंट है एंड जो कॉन्फिडेंस है वो किस तरह अफेक्ट हुआ है FBR की फाइनेंस एक्ट में डाली हुई गलत शिकों की वजह से, जिसमें आप किसी भी बिजनेसमैन को, कारोबारी को आप अरेस्ट कर सकते हैं सिर्फ शक की बुनियाद पे, बगैर उसे प्रॉपर फोरम दिए, जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है सारे आपके टैक्स लॉज में, और अपीलेट ट्राइब्यूनल और ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हम समझ सकते हैं, हमें टैक्स देने में कतन कोई एतराज नहीं है। आफ्टर ऑल ये आपकी बिजनेस कम्युनिटी है जो 8 खरब से 12 खरब पे गई है। ये खाली सैलरी तबका नहीं है, सैलरी तबके की तरफ से कोई 565 अरब की कंट्रीब्यूशन आती है, बट ये आपके मुल्क का ताजर, सनतकार, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट है। और हम समझ सकते हैं कि आने वाले साल में भी एक बड़ा एम्बिशियस 14.3 ट्रिलियन 14.3 खरब का टैक्स कलेक्शन टारगेट रखा गया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जेन्युइन टैक्स पेयर को हरास करेंगे, शक की बुनियाद पर उठाएंगे। उस मामले में हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात एक्सप्रेस करने फील्ड मार्शल साहब के पास गए थे, एंड उन्होंने हमारी बड़े सब्र से, बड़े तहम्मुल से बात सुनी, अप्रिशिएट किया, और नेसेसरी हिदायत जारी की हैं कि बिजनेसमैन्स का, चेम्बर्स का एक वफद SIFC के साथ अंडर सुपरविजन FBR से मिले, एंड इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके उठे। तो उस हवाले से हम फील्ड मार्शल साहब के इस इक़दाम का, स्टेप का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी सुनी। बेसिकली जो इशू आ रहा है वो जो हमें समझ में आया वो FBR की पावर्स में एक्सपेंशन था, जिसमें ख़ास तौर पे वो जो 37 जो आर्टिकल था उससे आप लोगों को मसला आ रहा। तो अब मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या किस हद तक यकीन दहानी कराई गई कि इन पावर्स को थोड़ा सा इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। इस हद तक यकीन दहानी दिलाई गई है कि कतन कोई बिजनेसमैन, कोई टैक्स पेयर को हरासा नहीं किया जाएगा। उसको एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, जो उसमें FBR के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। बाकायदा कॉज नोटिस होंगे, एंड उसके बाद फिर जो भी प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ है उसको फॉलो किया जाएगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। अगर फील्ड मार्शल साहब ने आपको यकीन दहानियाँ करवाई हैं कि हरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, आपकी जेन्युइन डिमांड माननी चाहिए, और आपकी मुश्किलात बिज़नेस कम्युनिटी की बिल्कुल दूर होनी चाहिए, लेकिन साथ ही एक शिकायत हुकूमत को भी आती है, आज से नहीं बरसों से आती। एक तो आपसे रिलेटेड है, एक अपना क्या कहते हैं एप्टमा से रिलेटेड है कि टेक्सटाइल का शोबा देखें। अब कुछ गलतियाँ आप लोगों की और कुछ हुकूमतों की कि हम देख रहे हैं कि तकरीबन पिछले 10 सालों में कोई 150 से ज़्यादा टेक्सटाइल के यूनिट पंजाब में, सिंध में बंद हो चुके हैं। उसमें ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सवाल लोग आम तौर पे कर रहे हैं कि क्या वजह है कि एक तो कहा जाता है कि जी कॉटन एक्सपोर्ट कर दी जाती है रॉ, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, वैल्यू एडिशन नहीं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं। एक दूसरा ये कहा जाता है कि शायद कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे लोग
उन्होंने बाहर जाना पसंद किया, यहाँ रहने में उनको मुश्किलात हैं। तो इस हवाले से हुकूमत की ज़िम्मेदारी अपनी जगह, और टैक्स देने वाली बात माज़रत के साथ आपका शोबा तो टैक्स दे रहा होगा, लेकिन रिटेलर होलसेलर तो नहीं दे रहे। यही तो FBR का आए दिन रोना है कि वो अपना टैक्स दें, वो नहीं दे रहे। जी, जहाँ तक तो हमारी बंद सनतें और ये सारी चीज़ें हैं, आपके सामने आपने देखा है कि इसी टाइम पिछले साल या 1.5 साल पहले प्राइबोर 22% पे था, ठीक है, जो शरह सूद है, तो उस पर 1-2% आप ऐड कर दें, बैंक का स्प्रेड 1.5-2%, तो पिछले साल इसी टाइम सूद की शरह 23-24% पे पहुंची हुई थी। अब आप मुझे बता दें कौन सा कारोबार 23-24% शरह सूद के साथ चल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इसी टाइम पिछले साल बिजली का नर्ख B3 इंडस्ट्रियल फीडर या B4 ग्रिड का 45-46 रुपए पे पहुंचा हुआ था, जो पूरे रीजन की सबसे महंगी बिजली थी, वो 16-16.5 सेंट पे, जबकि आपका पड़ोसी इंडिया बांग्लादेश 8 से 9 सेंट की बिजली ले रहा है। तो हम अपनी महंगाई तो नहीं एक्सपोर्ट कर सकते ना, इसलिए हमारी ये सनतें बंद हुई। फिर उसके साथ जो हमारे साथ एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में किया गया वादा कुछ और किया गया और हुआ हमारे साथ कुछ और, उसकी वजह से हमारी सनत बंद हुई। फिर आपने बात की सर कि ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पानी, गैस, बिजली और ये टैरिफ और कंपटीशन हम देख रहे हैं कि नहीं है, रीजन के ममालिक से बहुत ज़्यादा बिजली गैस के टैरिफ हैं, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट तो 11% हो गए हैं, वो तो पिछले साल की बात थी। दूसरा ये कि इंटरेस्ट रेट इससे तो कम नहीं हो सकते, अमेरिका में नहीं हो रहे, जिसको देख के सारी दुनिया करती है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को जिस तरह धमकी दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कि तुम्हें तो गिरफ्तार कर दिया जाएगा, तुम अपने तौर पे रिज़ाइन कर दो, वो ये कहते हैं कि नहीं, अब अगर इंटरेस्ट रेट कम किए गए तो और मुश्किलात होंगी। तो आप नहीं समझते कि अमेरिका और अपना यूरोपियन यूनियन सारी दुनिया को देखते हुए हम अपने इससे ज़्यादा अब इंटरेस्ट रेट जो है ना शायद फौरी तौर पर 11% से नीचे नहीं ले जा सकते? देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि जो शरह सूद होती है ना, उसका आपने भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, उसका डायरेक्टली इन्फ्लेशन से ताल्लुक होता है। तो आपके यहाँ जो शरह महंगाई है या जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, वो इस वक्त 6-6.5% पे आ गई है। सो 3 से 4% का फ़र्क होता है शरह सूद का शरह महंगाई से। तो उस हिसाब से हम 5 से 6% ज़्यादा पे बैठे हैं शरह सूद के। अगर आपने इस मुल्क की सनत को बहाल करना है, तिजारत को बहाल करना है, आपको शरह सूद नीचे लानी होगी। दूसरा मसला है बिजली का कि आपके मुल्क में 43,000 मेगावाट का ग्रिड एग्जिस्ट करता है, 23 से 24,000 से ज़्यादा की यूटिलाइजेशन नहीं है, 26-27 हज़ार से ज़्यादा रिले करने की ट्रांसमिशन की कैपेसिटी नहीं है, 17,000 मेगावाट इस मुल्क में आने वाले 5 सालों में और आ रहा है मुख्तलिफ डैमों की शक्ल में, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन आपने अगर लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, सनतकारी करनी है, लोगों को काम पे लगाना है, जितने बच्चे पढ़ लिख के स्कूल्स कॉलेजेस से, हमारी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि देखें, IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद 3 साल का $7 बिलियन का प्रोग्राम जो है, हमें कहा जा रहा है कि आप फ्री एजेंट नहीं हैं, और जिस तरीके से हमें शिकंजे में कसा हुआ है IMF ने, तो वो तो किसी सूरत में इंटरेस्ट रेट तो इससे ज़्यादा वो कहते नहीं, वो तो बेल्ट टाइटनिंग की बात कर रहे हैं, साथ साथ तो ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि इन हालात में जबकि हम इतने मजबूर हैं कि IMF का, क्योंकि हमारी इकॉनमी ओपन अप नहीं हो सकी, हमारी अपनी इतनी मुश्किलात हैं, हमें हर 3 साल के बाद 2 साल के बाद बेल आउट पैकेज देना पड़ता है। इन हालात में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए? हुकूमत की अपनी मजबूरियाँ हैं, एक हद तक हुकूमत अपने तौर पे फैसले कर सकती है। अभी आप देखने चीनी इंपोर्ट करनी थी, उन्होंने मना कर दिया कि जी आप ये नई चीनी इंपोर्ट कर सकते, आप इससे इंपोर्ट करेंगे, और जो आप सब्सिडी दे रहे हैं अपना इंपोर्ट करने पे, इसको ख़त्म करें। जी। तो नतीजतन मामला ख़राबी की चला गया। जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपका IMF से $7 बिलियन का प्रोग्राम था, जो सितंबर 2024 में स्टार्ट हुआ था। 37 महीने का बड़ा कड़ा प्रोग्राम है। अभी उसमें 11 महीने निकले हैं, अभी 10 या 11 महीने निकले हैं। $2 बिलियन आप ले चुके हैं, $5 बिलियन पीछे रहता है डिस्पर्सल का, जो बकाया 26-27 महीने में आप लेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिनसे आपने $40 बिलियन टैक्स की मद में इकट्ठा किया ये गुज़श्ता साल में, क्या आपने उनको दाव पे लगाना है या नहीं लगाना? दूसरा सर, आपकी इकॉनमी 35 से 40% डॉक्यूमेंटेड है, 65 से 70% अनडॉक्यूमेंटेड है। पूरी दुनिया में टैक्स पेयर होता है या टैक्स वेडर होता है, टैक्स फाइलर या नॉन फाइलर का तस्वर नहीं होता है। टैक्स पेयर है या टैक्स फाइलर है। टैक्स वेडर हर मुल्क में जेल में होता है, या उसे उस मुल्क की, जिस तरह अमेरिका की IRS है,
हमारी FBR है, ये उनका काम है कि उनको टैक्स नेट में लाए, ना कि जो एग्जिस्टिंग लोग टैक्स नेट में हैं उनके ऊपर बर्डन बढ़ाया जाए, उनके ऊपर बर्डन डाला जाए। अगर ये उनको ले आए टैक्स नेट में तो सर आपके सारे मसाइल हल हो सकते हैं। आप फिर क्यों हर तीसरे चौथे साल बेल आउट ढूंढेंगे? आप अपनी सनतकारी बढ़ाएं, सनतकारी वाली पॉलिसीज लाएं। आपके पास तो सर डेफिनेटली गवर्नमेंट को अब ये सोचना होगा और देखना होगा कि किस तरह से टैक्स नेट को ब्रॉडन किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं नाजरीन। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से हम देख रहे हैं कि दुनिया की नज़रें हैं और ईरान बार बार ये बात दोहरा रहा है कि वो यूरेनियम अफसोद की तर्क नहीं करेगा, जबकि यूरोपीय ममालिक का इसरार है कि बहरान का सिफारती हल निकाला जाए। ईरान ने मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर की है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ ईरान के मुज़ाकरात फ्राइडे के लिए तय पा गए हैं, जबकि इस वक्त ईरान रशिया और चाइना के साथ मुज़ाकरात की मेज़बानी भी कर रहा है। दूसरी जानिब वाइट हाउस की तर्जुमान ने भी इंदिया दिया कि अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। और इन सारे हालात में हम देख रहे हैं कि ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान खुसूसी अहमियत इख्तियार कर रही है, जो 26 जुलाई को पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या ये तमाम कोशिशें ईरान से दुनिया के जौहरी तनाव कम करने में मददगार साबित होंगी और ईरान के सदर का जो दौरा पाकिस्तान है उसको किस तरह रखा जाए। इसी पर बात करने के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट उस्मान वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच उस्मान साहब, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से हम देख रहे हैं कि एक फिर थ्रेट आया ईरान को और उसमें यही कहा गया कि अगर आप मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आते तो आपको जो सैंक्शंस हैं वो रीइम्पोज कर दी जाएंगी उन पर। अब अमेरिका की जानिब से भी कहा गया कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं ईरान के साथ, लेकिन ईरान एक तो बज़िद था कि वो जौहरी प्रोग्राम पर वो गिव अप नहीं करेगा, लेकिन क्या इसके बगैर टॉक्स हो सकती हैं? और साथ ही साथ अब जो चाइना और रशिया को ऑन बोर्ड लिया गया है, ये ममालिक किस हद तक रोल प्ले कर सकते हैं अगर जस्ट इन केस ये अपने उससे पीछे नहीं हटते जौहरी प्रोग्राम से और ये मामला आगे नहीं बढ़ते, तो ये ममालिक का क्या किरदार देख रहे हैं आने वाले दिनों में? जी बड़ा हैपनिंग है ये वीक। अगर हम देखें जिस तरीके से आपने इंट्रो में बताया, एक तरफ ईरान जो है अपनी जितनी लाइकली ऑप्शंस हैं उसको एग्जॉस्ट कर रहा है। आज तेहरान के अंदर रशियन और चाइनीज़ पैनल उनके साथ है, जिसमें वो इसी तनाजुर के अंदर जो है मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ लेवरेज लेने की कोशिश करेंगे। और ख़बरें आ रही हैं कि वो चाह रहे हैं कि स्टॉक पाइल जो है उसको भी मज़ीद बेहतर किया जाए और एंटी क्राफ्ट जो उनका सारा सिस्टम था जिसे अपना न्यूट्रलाइज कर दिया गया था उसे रीबिल्ड किया जाए। और दूसरा वो चाह रहे हैं कि अगर कोई करारदाद इस तरीके से यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है तो उसको वीटो करने के हवाले से भी वो अपना फाल किरदार अदा करे। मेरे ख्याल में ईरान की पोजीशन इस वक्त बड़ी मुस्तहकम है और ईरान के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को अपने इंटरव्यू में कैटेगोरिकली ये चीज़ और अपनी पोजीशन ईरान की वाज़ह कर दी है कि किसी सूरत में ये उनका नेशनल प्राइड है, वो यूरेनियम की एनरिचमेंट और जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होंगे। और मेरे ख्याल में 12 रोज़े की जंग के तनाजुर में हम इस मामले को देखें तो ईरान किसी सूरत के अंदर जो है इससे बैक ऑफ नहीं कर सकता। जबकि दूसरे एंड पे जो यूरोपीय यूनियन थ्रेट कर रही है उसकी बड़ी रीजन ये है कि 10 साल 18 अक्टूबर को कंप्लीट होने जा रहे हैं। 2015 का JCPOA मुआहदा 2025 18 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली स्नैप बैक हो जाएगा वो तमाम सैंक्शन जो कि यूरोप और दुनिया की तरफ से ईरान पे इम्पोज की गई थी वो दोबारा से रीस्टोर हो जाएंगी है। और इसी तनाजुर में वो ईरान को धमकी दी जा रही है, जबकि ईरान के वजीर खारजा ने इस चीज का बरमला इजहार किया कि वो कोई प्रेशर और किसी सूरत के अंदर कोई थ्रेट जो है नहीं लेंगे। और अगर इंपोज किया जाता है वो सारे का सारा मैकेनिज्म, तो उस सूरत में ईरान के पास जो ऑप्शन है उसमें NPT से वो बैक ऑफ कर सकते हैं। वो हमने देखा रवां महीने के शुरू के अंदर ईरानी प्रेसिडेंट ने बिल पे दस्तखत करके IAEA से तमाम जो ताउन था वो कैंसिल कर दिया और उनको यहाँ से चलता किया जो वहां के ऊपर IAEA की इंस्पेक्शन टीम थी। तो मेरे ख्याल में ईरान जो है अपनी लाइकली ऑप्शन जिसमें 90% तक उन्होंने कहा हम यूरेनियम की एनरिचमेंट भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल में उनके पास पोटेंशियल भी है। और जिस तरीके से उन्होंने असर्ट किया और बड़ा रोल प्ले किया इस वॉर के अंदर जब दुनिया सारी की सारी वन साइड के ऊपर खड़ी हुई थी, तो मेरे ख्याल में ईरान के सुप्रीम लीडर भी अशूरा के ऊपर ये चीज कह चुके हैं हम किसी सूरत में जो हम ईरान की टोन से तो साफ नजर आ रहा है कि वो किसी सूरत ये गिव अप नहीं करने वाला। अगर वो गिव अप नहीं करते तो ये सैंक्शंस के अलावा मजीद किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना रहेगा? क्या वाकई दोबारा एक कोई मिलिट्री अटैक या कुछ इस तरह के मामला हो सकते हैं, जंग छिड़ सकती है? जी डेफिनेटली बिल्कुल। आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो दोबारा से अटैक कर सकते हैं अगर ईरान जो है वो उस पोजीशन पे नहीं आता मुज़ाकरात की टेबल के हवाले से। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ईरान नो डाउट मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहता है, उनके वज़ीर ख़ारजा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस के हवाले से वो तमाम स्टेप्स लेने को तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ किसे आएंगे, हम किसी सूरत के अंदर ऐसी किसी पॉसिबिलिटी में नहीं जाएंगे जहाँ विन विन सिचुएशन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका समेत तमाम दुनिया के जो कंसर्न्स हैं
इस न्यूक्लियर जो उनका टेक्नोलॉजी के हवाले से जो उनका सारा प्रोग्राम है कि किसी सूरत के अंदर इसको हम उस तरीके से वेपनाइज नहीं करना चाहते। लास्टली क्विकली इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा, पाकिस्तान के साथ जो एंगेजमेंट्स हैं, खासतौर पे जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी अभी उनका हालिया दौरा था, ईरानी सदर भी यहाँ पर आ रहे हैं और ये इन सो मैनी ईयर्स हम देख रहे हैं कि कोई किसी भी ईरानी प्रेसिडेंट का दूसरा दौरा होगा। इससे पहले इब्राहिम रईसी साहब, लेट इब्राहिम रईसी साहब दौरा कर चुके हैं। ये इन एंगेजमेंट्स को किस तनाजुर में आप देख रहे हैं? जी, बड़ी सिग्निफिकेंस है। 12 रोज़ा जंग के तनाजुर में देखें तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए इसकी बड़ी ड्रास्टिक रेपरकशंस हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया जो है वो कन्नी कतराता रहा और किसी सूरत में उसने ईरान की हमायत नहीं की और इसराइल को उस तरीके से कंडेम नहीं किया। चाहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मजम्मती करारदाद हो, हमने उसको देखा कि वो बिल्कुल बैक ऑफ कर गया उस चीज़ से, जबकि पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन के ऊपर उन्हें सपोर्ट कर रहा था, सिर्फ रेट्रिक में नहीं, जुबानी कलामी नहीं कर रहा था। हम यूनाइटेड नेशन में भी फाल किरदार अदा कर रहे थे गैर मुस्तकिल रुकन के तौर के ऊपर, और हमने जिस तरीके से उनकी पोलिटिकल लीडरशिप साथ एंगेजमेंट की और वहां आज़मीन हज जो है उनको यहाँ के ऊपर अकोमोडेट किया, और हर फोरम के ऊपर, इवन IAEA के फोरम पे हमने ईरान के खिलाफ वोट नहीं किया। तो उसके तनाजुर में मुझे लगता है कि ये सिंबॉलिक दौरा नहीं है, ये बड़े लॉन्ग टर्म इसकी इंप्लीकेशन होगी खित्ते में, एक ऐसे वक्त में जब इंडिया चाह बहार के ऊपर डेवलपमेंट के हवाले से पिछले साल मई में $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हामी भर चुका है वहां के ऊपर, और जिस तरीके से पाकिस्तान को यहाँ पे इंसर्कल करने की उसकी पॉलिसी है, और एक ऐसा चाबहार पोर्ट जो कि 75 किलोमीटर सिर्फ दूर है यहाँ पे हमारे गवादर पोर्ट से। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान ईरान के टाइज को मैं मजबूत होता देख रहा हूँ, और इंडिया के हवाले से जो ईरान के मुक्तदर हल्के हैं उन्होंने बहुत संजीदगी से लिया है इंडिया की इस मुजरमाना खामोशी को, क्योंकि इंडिया डेलिकेट बैलेंस चाह रहा था कि यहाँ के ऊपर इनको भी मैनेज कर ले, जिनसे इक्तिसादी ताउन है और इसराइल से दफाई मुआहदे हैं उनको भी कर ले। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया के लिए दिन है वो पाकिस्तान और ईरान ताल्लुकात के हवाले से खुशगवार साबित होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। उस्मान वडार के साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम टॉपिक उस पर हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात करते हैं हेल्थ सेक्टर से जुड़ी खबर हमारे सामने है। पाकिस्तान में डिजिटल निज़ाम की जानिब एक बड़ा कदम उठाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेडिकल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के लिए नए ऑनलाइन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इस निज़ाम को रजिस्ट्रेशन के अमल में तेज़ी, शफाफियत और मेरिट की ज़मानत करार दिया जा रहा है। माजी में ड्रैप की सस्ती और गैर मौसर कारकर्दगी के बायस हम ये देख रहे थे कि मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा, जिसका वज़ीर आज़म ने भी खुलकर एतराफ़ किया। अब सवाल ये कि क्या ये डिजिटल इक़दाम इन शिकायत का अजाला करेगा, सेहत के शोबे में किस हद तक इनकलाब ला सके। इसी पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया स्पोक्स पर्सन फॉर हेल्थ केयर डिवाइसेज ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन अदनान सिद्दीकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। थैंक यू सो मच अदनान साहब। ये जो डिजिटल लाइसेंसिंग है फॉर मेडिकल डिवाइसेज, आप समझते हैं कि कितना ज़रूरी था और किन किन इशूज़ को बेसिकली एड्रेस कर पाएगा? क्या मसाइल दरपेश थे जिनको ये एड्रेस कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि आज हम इसके मुताबिक कुछ बात कर सकें। जहाँ तक ये बात है कि जी ये जो ऑनलाइन डिवाइस मेडिकल डिवाइसेस के रजिस्ट्रेशन का इनॉग्रेशन कल गुज़श्ता रोज़ किया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने, इसकी अहमियत यस इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। आज के दौर में जब पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव हो चुकी है तो उसमें हम पाकिस्तान लैग बिहाइंड है, करता है हमेशा, सारे इदारों में ही करता है। और खुसूसन जब हम ड्रैप की बात करते हैं, इदारे सेहत की बात करते हैं तो और मेडिकल डिवाइसेस रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो गुज़श्ता सालों में तो ये सूरत हाल रही है कि हमारी प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन 4-4, 5-5 साल तक पेंडिंग रही हैं, इल्तवा का शिकार रही हैं। और आज की तारीख में भी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि गुज़श्ता 3-4 सालों पहले जिनको अप्लाई किया गया, लेकिन वो किसी न किसी वजह की बुनियाद के ऊपर आज तक मंजूर नहीं हो सकी। जो वादा किया गया है कल हमसे पूरी इंडस्ट्री से ड्रैप ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, वो ये है कि जी इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बदौलत अब हमें 20 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये नो डाउट एक इनकलाबी कदम है और अगर ऐसा हो जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ठीक। और इस एसोसिएशन का इस सारे प्रोसेस में जो भी ये हमने अचीव भी किया है, इसमें क्या रोल रहा है बेसिकली?
देखिए, जिस दिन से पाकिस्तान में मेडिकल डिवाइसेस रूल्स अप्लाई किए गए पहले 2015 में, जब ये रूल्स बने तो उस दिन से, जिस दिन से रूल्स अप्लाई हुए हैं या इम्प्लीमेंट किए गए हैं, तो हेल्थ केयर डिवाइसेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स की एसोसिएशन है। हम पहले दिन से तमाम स्टेक होल्डर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे वो रेगुलेटर्स हों, चाहे वो ड्रैब के ऑफिशियल्स हों, चाहे वो सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उनके साथ मिलकर, ताकि इन जो रूल्स हैं इनको हम अमल दरामद के लिए काबिल कबूल बना सकें। शुरू में जो रूल्स बनाए गए वो इतने ज़्यादा पेचीदा और इतने मुश्किल थे कि उनके ऊपर वो हो ही नहीं सकता था, वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकते थे। 2 साल हमने काम किया, उसके ऊपर फाइट की। 2017 में दोबारा नए रूल्स मुतारिफ कराए गए और 2017 से लेकर आज तक हम शाना बशाना खड़े होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ये मामला इस तरीके से तय हो जाए कि जो भी नई मेडिकल डिवाइस बने, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट बने, मेडिकल टेक्नोलॉजी दुनिया में बन रही है, वो पाकिस्तान में जल्द अज जल्द मेयारी होना उसका शर्त है। यकीनन उसका शर्त है कि वो बुनियादी जो उसकी मेयारी, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हुए पाकिस्तान में लाई जा सके। तो इस सिलसिले में हमने शुरू दिन से काम किया है, अभी भी कर रहे हैं। बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, रूल्स में काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए हैं, चेंजेस भी हुई हैं, उनको बेहतर बनाया गया है, लेकिन स्टिल अभी भी काफ़ी गुंजाइश बाकी है। मैं आपको एक थोड़ा सा ये समझा दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त मुश्किल से 15 से 18 हज़ार के करीब मेडिकल डिवाइसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। डेफिनेटली मैं इसी हवाले से बात करने वाली थी। एक तो रजिस्टर्ड है और दूसरी चीज़ ये कि कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स, जिसमें इन मेडिकल डिवाइसेस की कमी भी पाई जा रही है। तो ये क्या ये भी एक इशू था लाइसेंसिंग? जी बिल्कुल इशू था, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइंस गुज़िश्ता साल 31 दिसंबर 2024 को ख़त्म हो गई। तो 31 दिसंबर 2024 के बाद से कोई भी ऐसी मेडिकल डिवाइस जो कि रजिस्टर्ड ना हो पाकिस्तान में कानूनी तरीके से नहीं लाई जा सकती। जबकि सूरत हाल ये, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुश्किल से 15 से 18 हज़ार मेडिकल डिवाइसेस हैं जो कि रजिस्टर हो सकी हैं, और उनमें से भी बेशतर हुए हैं जो कि इस साल हुई हैं, यानी जनवरी के बाद हुई हैं। जबकि आपको सिर्फ एक कंपेरिजन के लिए, टर्की के अंदर 5,18,000 मेडिकल डिवाइसेस रजिस्टर्ड हैं। यूरोपीय यूनियन के अंदर 5 लाख से ज़्यादा मेडिकल डिवाइसेस रजिस्टर्ड हैं। तो जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे मोहतात अंदाजे के मुताबिक कुछ भी कम से कम भी हम बात करें तो मिनिमम 50,000 से ज़्यादा, 50,000 से लाख मेडिकल डिवाइसेस होंगी जो उनको रजिस्टर्ड होना है। जिस रफ्तार से मेडिकल डिवाइसेस रजिस्टर्ड हो रही थी, उससे तो ऐसा लगता था कि अगले 15 से 20 साल लग जाएंगे उस नंबर तक आने में, क्योंकि हम गुज़िश्ता 7 सालों में 15,000 पे आए हैं, हमें 50,000 तक जाने में अगले मजीद 15-20 साल चाहिए। लेकिन अब चूंकि ये कल एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है 21 तारीख को, जिसमें वादा किया गया है कि 20 दिन के अंदर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर देंगे। तो अगले जो 20 दिन है बहुत अहम है, क्योंकि हमारी एसोसिएशन के साथ जितनी मुंसलिक कंपनीज हैं उन्होंने कल से ही अप्लाई करना शुरू कर दिया है। सिस्टम में कुछ ग्लिचेस हैं जो कि इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि आज 21 को अगर लॉन्च हुआ था तो आप ये समझ लीजिए कि 11-12 तारीख अगले महीने की, यानी 14 अगस्त से पहले का एक टाइम होगा जब तक हमारे पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा कि क्या एप्लीकेशन उस तरीके से प्रोसेस हो रही है जिस तरीके का उसका वादा किया गया या उम्मीद रखी जा रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन हम एक आगे की तरफ बढ़ेंगे। यकीनन ये एक रेवोल्यूशन होगा इस सेक्टर में। थैंक यू सो मच अदनान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन हम कुछ बात कर लेते हैं क्लाइमेट क्राइसिस जो इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है। अब सिर्फ ख़तरा नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि तबाही हमारे सामने आना शुरू हो गई है और पाकिस्तान उन ममालिक में से टॉप 10 ममालिक में शामिल है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुतासरा हम कह सकते हैं। ताज़ा वाक़या जो गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकाम बाबूसर टॉप का है, जहाँ बादल फटने से आने वाला सैलाब क़यामत खेज़ तबाही लाया। 8 गाड़ियाँ बह गई हैं, 4 सयाह जामहक हुए हैं, जबकि 15 अब भी लापता हैं, मिसिंग हैं। मकामी अफराद ने सैकड़ों सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, मगर कई स्कूल, मकानात और फसलें भी इस आफत की नज़र हो गई हैं। दूसरी जानिब कराकोरम हाईवे का एक हिस्सा भी शदीद मुतासर हुआ है। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान ही नहीं, पूरे मुल्क की अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो इन बारिशों से 221 अमवात और 800 से ज़ायद मकानात तबाह हो चुके हैं। महकमा मौसमियात ने मज़ीद शदीद बारिशों, लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तोग़यानी की पेशगोई की है। सयाहों को ये वार्न किया गया है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, ख़ास तौर पर पहाड़ी और दरियाई इलाकों में। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल के अलावा दुनिया भर की सूरत हाल की बात करें तो चाइना में भी इस वक्त वेफा नामी तूफ़ान ने क़यामत ढाई हुई है।
विंड स्टॉर्म, तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिशों के अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये जो मौसमी आफात हैं कुदरत की आखिरी वार्निंग है कि हम अपने इज्तिमाई तर्ज़ ज़िंदगी और हुकूमती पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करें, वरना तबाही इससे कहीं ज़्यादा होगी। इस खबर से आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।